गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदी सर ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कक्षा 11वीं का अध्याय 6वां आपका जगत प्लांटी के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। आज उसका अगला टॉपिक है। अभी तक हमने शैवालों के बारे में, शैवालों के 3 भाग थे, तीनों भागों को हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्लांट यानी जगत प्लांटी यानी पौधों के बारे में पढ़ेंगे। पौधों के बारे में जो आपका मेन है अनावर्ती बीजी, इसके बाद आवृत्ति बीजी। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो अनावर्ती बीजी के ऊपर ही रहेगा और इसका वर्गीकरण कितने भागों में वर्गीकरण किया गया। तो अनावर्ती बीजी होता क्या है, सबसे पहले देखिए अनावर्ती जो बीजी होता है वो इसके अंतर्गत सभी पौधे रखे जाते हैं जिनके जीवन चक्र की किसी ना किसी अवस्था में बीज उत्पन्न होते हैं। यानी इस समूह में वह बीज रखे जाते हैं जिनके सारे जीवन चक्र में कभी ना कभी बीज उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इन पौधों को बीज पौधे भी कहते हैं। इसलिए इन्हें यानी जो बीज से तैयार होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, चलो छोड़ो। यानी यह वह पौधे रहते हैं जो सिर्फ बीज से तैयार होते हैं। जैसे आपने फसलें देखी होंगी, गेहूं की फसल, आपकी चने की फसल, सरसों की फसल, उड़द की फसल, मूंग की फसल, सोया, ये सारी काय से तैयार होती हैं, जे अपनी तैयार होती हैं बीज से। और गन्ने की फसल कैसी होती है, वो बीज से नहीं। ऐसी और भी आगे हम पढ़ेंगे, अभी हम बीज वाली फसलें पढ़ रहे हैं। तो अनावर्ती अगर अपनी भाषा में कहा जाए, अपनी एक लोकल भाषा है, उस भाषा में आपको कहूँ तो अनावर्ती वह फसल है जो सिर्फ बीज से तैयार होती है। हम बीज को बोते हैं और उस बीज से एक पौधा तैयार होता है जो हमें फल देता है। देखिए जो आपकी वैज्ञानिक भाषा है उसमें और इसके बारे में आपको समझा दूं। इसलिए इन पौधों को बीजीय पौधे कहा जाता है और साइमोटोफाइटा में रखा जाता है। इसे 2 वर्गों में बांटा गया है। ऐसे वर्ग को वैज्ञानिक भाषा में साइनोफाइटा कहा जाता है। 2 वर्गों में रखा जाता है, ठीक है, एक आवृत्ति बीजी और एक आपका अनावृत्ति बीजी। आज हम अनावृत्ति बीजी के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए अनावृत्ति बीजी जिसे विज्ञान में इसे जेन्स स्पोर्मी कहा जाता है। इसका जो नग्न बीज यानी नग्न बीज पौधे होते हैं, इनमें बीजाणु अथवा उनसे विकसित बीज के किसी अंडाशय अथवा फल में बंद नहीं होते हैं। यानी इसके भी फल के अंदर नहीं पाए जाते या किसी फल में बंद नहीं होते। फल में बंद होना, वैसे अधिकतर हम जिन भी फलों को खाते हैं उनमें बीज निकलता है। तो अनावर्ती बीज में वह फल आते हैं जिनके अंदर बीज नहीं होते हैं। देखिए इनके बीजाणु अथवा विकसित बीज इसमें फल के अंदर नहीं होते, जबकि इसकी तुलना में जो आवृत्ति बीज होते हैं उनमें बीज में जो बीजांड अथवा बीज अंडाशय एवं फल में बंद होता है। जैसे आप जामफल खाते हो तो जामफल के अंदर आपके बीज निकलते हैं, संतरे खाते हो संतरे के अंदर बीज निकलते हैं, आपका सेब खाते हो सेब के अंदर बीज निकलते हैं। पर आप नाशपाती खाते हो नाशपाती के अंदर के बीज निकलते हैं, नहीं निकलते हैं। तो जो नाशपाती काय में अनावर्ती बीजी में। ऐसे हम और भी उदाहरण पढ़ेंगे, वह जो अनावर्ती बीजी रहते हैं, ठीक है। अनावर्ती बीज जिनमें अंडाशय नहीं पाया जाता, फल के अंदर या बाहरी जो फल भित्ति होती है वो नहीं पाई जाती है, फल भित्ति इनके अंदर, उन्हें अनावर्ती बीजी कहा जाता है। जेम्स वुड शब्द का उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम थियोफिस्टस ने असुरक्षित बीज वाले पौधे नाम दिया था इन्हें। बाद में ग्लोबल ने अंडाशय रहित या फोनेरस गोस कहा इन्हें। इनका परिचय दिया कि अनावर्ती बीज या स्टोफाइटा से सबसे पुरातन पौधे हैं। यानी वह पौधे स्टोफाइटा के जो शायद पृथ्वी पर सबसे पहले या पुरातन काल के पौधे आते हैं। इसके अंदर विकास की दृष्टि से इसके सदस्य टेरिडोफाइटा अथवा आवृत्ति बीजी के बीच की स्थिति रखते हैं और उनके बीच सेतु यानी एक कड़ी सेतु का निर्माण यानी कड़ी का निर्माण करते हैं जो आपके अनावर्ती आवृत्ति बीजी को जोड़ते हैं। अनावर्ती पौधों की विशेषता क्या होती है? प्रायः यह पौधे बहुवर्षीय यानी किसी भी मौसम में आपको उपलब्ध हो सकते हैं, यानी एक निश्चित मौसम में पाए जाने वाले नहीं होते हैं। दूसरा, प्रायः मरुद भूमि में पाए जाते हैं, यानी जहाँ पानी की मात्रा बहुत कम होती है। मरुभूमि यानी अगर अपनी जो लोकल भाषा में कहे आप रेगिस्तान कहते हो, तो वास्तव में रेगिस्तान जैसे बिना रेगिस्तान के भी जहाँ पानी कम होता है, पठारी क्षेत्र जहाँ पत्थर ज़्यादा होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में भी ये पौधे पाए जाते हैं। प्रायः मुख्य बीजाणुविद होते हैं, यानी इनके अंदर बीजाणु नहीं होते। जड़ तना तथा पत्तियों में विविध होता है। जो
पौधा रहता है वो जड़ में, तना में और पत्तियों में बटा रहता है। जड़ प्रायः मूसला होती हैं। मूसला यानी जब आप समझ ही रहे हो, जब ये बात कहाँ की कर रहा है कि ये पौधे मरुभूमि में पाए जाते हैं, तो मरुभूमि में आपके मूसला जड़ वाले ही पौधे पाए जाएंगे। इससे पहले मैं पिछले पहला अध्याय था उसमें पढ़ा भी था। तो जो इसमें जो जड़ें होती है मूसला जड़, यानी मूसला जड़ वह होती है जिसमें प्रमुख जड़ एक होती है जो जमीन में बहुत नीचे तक जाती है, और जो रेशेदार जड़ें होती हैं उनमें कोई प्रमुख जड़ नहीं होती है और वह भूपर्वटी के ऊपरी सतह पर ही रहते हैं। तो इसमें जड़ें कैसी होती हैं? मूसला होती हैं और शाखित होती हैं। तने प्रायः ऊर्ध्वपाद और शाखित, कभी कभी अशाखित जैसे साइकस होते हैं। यानी जो पौधे होते हैं ऊर्ध्वपाद, आप ध्यान से सुनना, ऊर्ध्वपाद और लंबवत दो शब्द होते हैं, मैथिली पढ़ा होगा आपने, ऊर्ध्वपाद और लंबवत। लंबवत होता है आपका बिल्कुल सीधा, ऊर्ध्वपाद आपका आप कह सकते हैं जो धरातल होता है उसके समतल होते हैं या उस पर फैलना। तो ये पौधे की लंबाई हम कह सकते हैं ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, क्योंकि जो मरुस्थल में पौधे पाए जाते हैं आपने देखा होगा ऐसे क्षेत्र में बड़े बड़े पौधे नहीं, सिर्फ झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं जो जमीन पर या तो फैली रहती हैं या कुछ सेंटीमीटर की या फुट की ऊंचाई होगी, अधिक से अधिक नहीं सेंटीमीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। और जो आपके उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जो पौधे पाए जाते हैं वो कई मीटर ऊंचे होते हैं, जैसे कोई या आपने सुना होगा सिनकोना, जो आपके उष्णकटिबंधीय प्रदेश में या शीत प्रदेश में पाए जाने वाले पौधे हैं। तो यहाँ झाड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं, लंबे लंबे पौधे पाए जाते हैं। पर हम मरुभूमि की किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अनावर्ती बीजी। इसमें ये कैसा रहता है? ऊर्ध्वपादित रहता है, शाखायित रहता है, जड़ें मूसलित होती हैं। इसकी पत्तियां एक प्रकार की अथवा दो प्रकार की हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? देखिए, पत्तियां कभी कभी कुछ पौधों की, रेगिस्तानी पौधों की पत्तियां बाष्पीकरण को रोकने के लिए अपना आकार बदल लेती हैं और कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। इसलिए पत्तियों दो भागों में बट गई। कुछ पत्तियां रूपांतरित होकर कांटे का रूप ले लेती हैं और कुछ सामान्य से पत्तियां पाई जाती हैं जिनका जो बाहरी परत होती है बहुत मोटी होती है, जो क्या करते हैं? पानी की वाष्पन को रोकते हैं, और जो कांटों का रूप धारण कर लेते हैं वह पूर्ण वाष्पन को रोकते हैं। इस प्रकार ऐसे प्रदेशों में पाए जाने वाले पौधे लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि उनमें जो जल है वो जल की मात्रा खर्च नहीं होती है। क्योंकि खर्च कहाँ से होगी? जो हमारे आम क्षेत्रों में जो पौधे पाए जाते हैं उनमें पत्तियां पाई जाती हैं, और पत्तियां ही बाष्पीकरण का प्रमुख कारण होती हैं। जब बाष्पीकरण ही नहीं होगा तो उसके तने में और टहनियों में पर्याप्त जल पाया जाएगा, जो उसके भोजन की प्रक्रिया में खनिज लवणों के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें छठवां पॉइंट, जो दो प्रकार की पत्तियां है वे आपकी फेलिज पत्तियां यानी सरल, और जो सल्क पत्तियां यानी कांटेवाद, मैं अभी आपको बता सकूंगा। तो ये इन्हें वैज्ञानिक भाषा में एक को बोला गया फैलजियम पत्तियां और दूसरे सकल पत्तियां। जो फैलजे होती हैं वो हरे रंग के होते हैं, और जो सैलजे होती हैं जो कांटेनुमा या सूखी या अत्यंत सूक्ष्म या भूरे रंग की हो जाती हैं। देखिए, गण नेटिलस को छोड़कर जाइलम बाहिनिका, नेटिलस यानी बाहिनिका पौधे के अंदर जो खनिज लवणों का वाहक तत्व होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक खनिज पदार्थों को और जल को ले जाते हैं, उनकी बात हो रही है। उनके नाम में उन्हें कहा जाता है वाहिनिकाओं। ठीक है, कौन सी? जाइलम वाले। जो जाइलम पाया जाता है इनमें जाइलम को ले जाने वाली वाहिकाएं, जैसे मनुष्य के शरीर में रक्त वाहिकाएं होती है, रक्त को, शुद्ध रक्त को हृदय से ले जाती हैं शरीर के प्रत्येक हिस्से में, और शरीर के प्रत्येक हिस्से से अशुद्ध रक्त को लाती हैं हृदय तक। हृदय पंपिंग द्वारा उस रक्त को शुद्ध करता है। पुनः यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यही प्रक्रिया ही पौधों में चलती है, तो उसे गणन कहा जाता है। तथा जाइलम मृदुदक का बना होता है, अर्थात जाइलम ऊतक में वाहिका का अभाव होता है। जाइलम ऊतक में जो वाहिकाएं नहीं होती हैं। फ्लोएम चलनी कोशिकाएं तथा फ्लोएम फेकाइमा का बना होता है। जो फ्लोएम होता है वो चलनी कोशिकाएं कहा जाता है इन्हें, और फ्लोएम काय का बना होता है? फेराइकामा का बना होता है। फ्लोएम ऊतक में सह कोशिकाओं का अभाव होता है, और इसमें सह कोशिकाएं या संयोजक कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं।
लगभग सभी पौधों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है और लगभग सभी पौधों में द्वितीयक वृद्धि प्रथम वृद्धि तो वह होती है जो उसके बाह्य आकार में वृद्धि करती है, द्वितीयक वृद्धि वह होती है जो उसके आंतरिक लक्षणों में परिवर्तन लाती है। 9वां पॉइंट है पौधे विषम बीजाणु एवं गुरु लघु यानी छोटे बड़े या बीजाणुधानी क्रमशः यानी छोटे बड़े पौधे पाए जाते हैं। इसमें कुछ शंकुआकार या स्ट्राइबल का भी निर्माण, शंकुआकार यानी जिनका हिस्सा नुकीला होता है उन्हें शंकुआकार कहा जाता है। 11वां पॉइंट है सामान्यतः जो शंकुतया एक लिंगीय इसमें होते हैं, जो एक लिंगीय पौधे ही पाए जाते हैं इनमें लघु बीजाणु से नर शंकु एवं गुरु बीजाणु से जो लघु से नर शंकु और आपका गुरु से मादा शंकु का निर्माण होता है। जो गुरु बीजाणु में पर बीजांड नर नग्न रूप में पाए जाते हैं, जो सीधे आपके ऑर्थोपस कहा जाता है। गण निटे सदस्य को छोड़कर केवल एक अवधारणा द्वारा घिरे रहते हैं। इसके बाद आपके पौधों में वायु परागकण होते हैं। इसमें परागकण की स्थिति किस कारण होती है? वायु के माध्यम से, यानी नर से मादा पर जाने का मेन कारण क्या रहता है? वायु के माध्यम से परागकण स्थानांतरण होते हैं। भ्रूणता यानी इनके जो गर्भधारण पाई जाती है, परंतु परिपक्व बीज में केवल एक भ्रूण ही विकसित होता है, यानी पूर्ण रूप से वह बीज जो अपने समान दूसरी संतति बना सके वो सिर्फ एक ही बीज तैयार होता है इसमें। पौधों में स्पष्ट पीढ़ी एकांतर पाई जाती है और मुक्त अवस्था इसमें बीजाणु तथा आपके युग्म भेद पाए जाते हैं। इसके बाद आपका है अनावर्ती बीजों का वर्गीकरण। यह मैं वर्गीकरण आपको नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसके साथ इसका वर्गीकरण और आवृत्ति बीजी दोनों को पढ़ाऊंगा। समय के अभाव के कारण जो आपका टॉपिक छूट रहा है पौधों का वर्गीकरण, ठीक है। जो आपको जो अगला कल वीडियो बनेगा उसमें इसका पूरा विवरण दिया जाएगा और इसका जो सेकंड पॉइंट है, जो फर्स्ट था और सेकंड आएगा आपका पौधों में आवृत्ति बीजी, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। इससे संबंधित कोई भी समस्या हो विद्यालय में आके आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।